गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जैसे कि इससे पूर्व मैंने आपको यामिनी राय के बारे में बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय चित्रकार जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और भारत में उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है, और भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार में उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनकी कलाओं की रचनाएं और लयात्मकता बहुत ही सजात्मक है और सजीव चित्रांकन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किया है। वह भारतीय चित्रकारों की एक उच्च कोटि की श्रेणी में के चित्रकारों में उनका नाम गिना जाता है, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का नाम अपने आप में ही उन महान हस्तियों की श्रेणी में आता है जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं उस मुकाम को पाने के लिए, परंतु वो मुकाम उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। अमृता शेरगिल की बात कहूँ तो ये सिर्फ 28 साल की उम्र में, इन्होंने 28 साल की आयु में जो लोग 70-80 साल में नहीं कर पाते हैं वो उन्होंने 28 साल की उम्र में कर दिखाया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इनके पूरे जीवन काल के बारे में जानेंगे और इनका योगदान किस प्रकार से चित्रकारी के क्षेत्र में रहा और इनकी क्या हॉबीज़ थी और वो कहाँ पैदा हुई, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, वो किस प्रकार की चित्रकला की धनी थी। इस बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे और मेरे साथ ही आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। जो मैं जहाँ पर पेन से निशान लगाऊंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपरों में आगामी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमृता शेरगिल की जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वह पूछा जाता है 3 महिलाएं किसकी पेंटिंग है, 3 लड़कियां किसकी पेंटिंग है। ये क्वेश्चन हमेशा अनुमान बोर्ड परीक्षाओं में या आप कंपटीशन एग्ज़ामों में बैठोगे तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है जो परीक्षाओं में आता रहता है। ठीक है, लेट्स गो कंटिन्यू दिस पार्ट। अमृता शेरगिल, इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को, कब? 30 जनवरी 1913 को इनका जन्म हुआ। इनकी जो जन्मभूमि थी वो हंगरी में थी। बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ जो हंगरी के अंतर्गत आता है। यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका देहांत 5 दिसंबर 1941 में मात्र 28 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, क्योंकि अपने जीवन के वो अच्छे लम्हे नहीं व्यतीत कर पाई जो एक हर किसी की इच्छा होती कि मैं 80 से 90 साल के बीच रहूं, मगर इनकी अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। सिर्फ 28 साल की उम्र में इन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। इनकी मृत्यु की बात करें हम, इनकी मृत्यु हुई था, मृत्यु के स्थान था लाहौर, जो अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अभिभावक अमर राव सिंह शेरगिल और मैरी इंडो जो एक जर्मनी महिला थी हंगरी की, उनसे उन्होंने शादी की थी। इनका पति का नाम डॉक्टर विटगर ईगान है और इनका अगर हम इनकी कार्य क्षेत्र की बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र चित्रकला में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। चित्रकारी के क्षेत्र में इन्होंने अभिन्न भूमिका निभाई। अगर हम इनकी नागरिकता की बात करें तो ये मूलतः भारतीय थी। यदि हम इनकी अन्य जानकारियों की बात करें, उनकी अन्य जानकारी उनके चित्रकारी की धरोहर को मानकर दिल्ली की नेशनल गैलरी में सजाया गया। इनकी भी जितनी भी कलाएं इन्होंने अपने जीवन में करी हैं और जो माध्यमों इन्होंने जिस चीज़ का चित्रांकन किया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर
शहरी क्षेत्र की बात करें या प्राकृतिक चित्रण की बात करें या मानव चित्रांकन की बात करें या ऑयल पेंटिंग की बात करें या फिर एक्रेलिक कलरों के माध्यम से करें भाई, या वास्तु चित्रण की बात करें या लेखन शैली की बात करें, अनेक माध्यमों में इन्होंने अपना हुनर जनता के सम्मुख से रखा, पूरे संपूर्ण संसार के सम्मुख से रखा। अपनी कला से इन्होंने बहुत से विद्वानों को प्रभावित करा, जिसके अंतर्गत मशहूर जो संसार के बहुत बड़े प्रसिद्ध पेंटर रहे पिकासो, इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बात की कि दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में मेरा कोई अधिकार नहीं होता, अपितु वहाँ तो पिकासो का संपूर्ण राज चलता है, वहाँ पिकासो को भगवान की तरह पूजा जाता है। और यदि हम भारतीय चित्रकार की अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया भारत मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि है। इसके अंतर्गत हमने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाम पे अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ। ये शब्द इनके जीवन काल में रहे। अब इनका जो जन्म की बात मैंने बताई थी आपको, इनका जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इसे नोट कर लीजिए। और मृत्यु लाहौर में हुई थी, ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। और उनका कार्यक्षेत्र चित्रकारी क्या है। यदि हम अब इनके जीवन के बारे में कुछ बातें कहें, अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध सुभारतीय चित्रकार महिला थी। ये एक बहुत ही सुसज्जित चित्रकारी के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो नाम व्यतीत किया वो भारतीय होने पर, और भारत में गर्व है कि ऐसे चित्रकार इस देश में जन्मे हैं, जिन्हें 20वीं शताब्दी के भारत का एक महत्वपूर्ण महिला चित्रकार में माना जाता था। कहने का तात्पर्य, जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में ऐसे कोई महिला चित्रकार ने अपनी चित्रकारी के क्षेत्र में कोई अपना प्रदर्शन नहीं दिखाया था, अपनी छाप नहीं छोड़ी थी। लोग महिलाओं को एक गृहिणी के तौर पे देखते थे, मगर अमृता शेरगिल ने आगे बढ़कर चित्रकारी के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन दिखाया। और इन्हें बचपन में ही चित्रकारी और चित्रण का बड़ा काफ़ी शौक़ था। इनके पिता की बात करें या माता की बात करें या इनके पति की बात करें, सभी ने इन्होंने सपोर्ट किया चित्रकारी के क्षेत्र में और उनके हर चीज़ में उनके साथ रहते थे। उनकी कला के विरासत को बंगाल पुनर्जागरण के दौरान ही उपलब्धियों के समक्ष रखा गया। कहने का तात्पर्य है कि जब उनकी कला के विरासत को बंगाल जब बंगाल का पुनर्जागरण हुआ तो उस दौरान उनकी उपलब्धियों के समक्ष रखा गया कि वहाँ पर उनकी प्रदर्शनियों को प्रदर्शित किया गया। उन्हें भारत का सबसे महंगा महिला चित्रकार के तौर पे भी जाना जाता है। आज भी उनकी श्रेणी कोई नहीं ले पाया है। जिस प्रकार से पिकासो हो गए, सेनवान हो गए, सेजा हो गए, ऐसे बहुत जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं संसार में, M.F. हुसैन हो गए, नंदलाल बोस जी हो गए, अरविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जितेंद्र नाथ हो गए, यामिनी राय हो गई, इत्यादि जितने भी कलाकार हैं, इन्होंने अपनी जीवन में संसार में नहीं अपितु पूर्ण संपूर्ण विश्व भर में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुरुषों ने अपना अस्तित्व को सबके सामने प्रदर्शित करा, उसी प्रकार अमृता शेरगिल महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कला कौशल से संपूर्ण संसार को स्तंभित कर दिया। और कहा जाता है कि ये भारत की एकमात्र महिला चित्रकार है जिनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिकती हैं। काफ़ी करोड़ों रुपयों में इनकी पेंटिंगों का नीलामी की जाती है और ये भारत के महंगी चित्रकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है। 20वीं शताब्दी की इस प्रतिभावान चित्रकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1976 और 1979 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की सूची में सम्मिलित कर दिया। कहने का तात्पर्य है, जब 20वीं शताब्दी के चित्रकारों की श्रेणी की जो सूची जारी की गई थी भारत सरकार द्वारा, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर जब भारतीय
पुरातत्व के संरक्षण जब किया जाता है तो देश के टॉप मोस्ट चित्रकारों की एक सूची बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत 1976 से 1979 के लगभग जो 9 टॉप 10 चित्रकारों में 90 स्थान की सूची में इन्हें रखा गया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यदि हम इतने 125 करोड़ लोगों के बीच यदि एक महिला चित्रकार अपनी छाप छोड़ती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उन चित्रकारों में 10वें से 90 स्थान, जो 10 जनों की जो सूची बनती है उसमें अपना नाम स्थापित करना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर किसी चित्रकार को ये श्रेय प्राप्त नहीं होता है। वो अपने पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं इस मुकाम को पाने के लिए, मगर वो अंततः उन्हें प्राप्त होता भी नहीं है। मगर इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया। अब इससे ही सोच लीजिए कि ये कितनी कुशल चित्रकार, प्रतिभावान चित्रकार रही, इनकी कलात्मकता किस प्रकार से रही होंगी। ये अपने आप में एक गौरवान्वित बात है। हर महिलाओं को, हर छात्राओं को अमृता शेरगिल से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। ये नहीं कि कला के क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है, कला के क्षेत्र में भी काफ़ी भविष्य है। चाहे आप वॉल पेंटिंग के माध्यम से, क्राफ्टिंग के माध्यम से कहो। आज हमारे भारत में ऐसे कई इंडस्ट्री हैं जहाँ पर कला के क्षेत्र में, काफ़ी फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में कहीं भी ऐसे अच्छे जॉब अवेलेबल है जहाँ पर बच्चे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपना हुनर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिस प्रकार से 28 वर्ष की आयु में अमृता शेरगिल को सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों की सूची में सम्मिलित किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके पिता एक शिक्षक थे और हंगरी मूल की इनकी माता थी, जिनका नाम था मेरी एनिटोनी गोशन समन की यह एक पुत्री मात्र 8 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवास पर भी हाथ आजमाने लगी थी। कहने का तात्पर्य है, अमृता शेरगिल की जो पिता थे वो एक सिख समुदाय के थे और इनकी माता एक विदेशी थी जो हंगरी की रहने वाली थी। कहते हैं जब अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था, जब ये 8 वर्ष की आयु की थी, बचपन से इन्हें कला के क्षेत्र में रुचि तो थी ही थी और इन्हें अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने का भी काफ़ी हुनर था। जब ये 8 वर्ष की आयु में इन्होंने पियानो में अपने हाथ चलाने प्रारंभ कर दिए थे और ये अच्छा खासा पियानो भी बजा लेती थी और वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवास में भी अपना हाथ आजमाने लगी। कोई तो बच्चे ये होते हैं जो पहले तो पेपर पे अपना वर्क करते हैं, मगर ये इतनी कला के प्रति ये इतनी धनी थी कि सीधे डायरेक्ट इन्होंने कैनवास ऑयल पेंटिंग के माध्यम से अपना कार्य चित्रांकन करना शुरू कर दिया था। ये अपने आप में गर्व की बात है, आप इसे नोट कर लीजिए। 8 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवास पर भी इन्होंने अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए। यदि हम इनकी प्रारंभिक जीवन की बात करें, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। ये हंगरी में पैदा हुई थी क्योंकि ये भारतीय मूल की थी। इनके पिता एक सिख भारतीय थे, इनकी माता विदेशी थी और इनका जन्म हंगरी में ही हुआ था। इनके पिता का नाम उमर राव सिंह शेरगिल मजीठा और माता का नाम एंटोनी गोस्टन समन था। इनके पिता सांस्कृतिक और फारसी के विद्वान व नौकरशाह थे। कहने का तात्पर्य है, इनके पिता एक अच्छे मुकाम पे थे
जहाँ पर उन्हें संस्कृति के अलावा फारसी फारसी भाषा का भी इन्हें विद्वान माना जाता था। और यह एक नौकरशाह थे। कहने के तौर पे ये एक अधिकारी के तौर पे थे। जबकि अमेरिका की माताएं हिंगरी मूल की यहूदी ओपेरा गायिका थी। ये एक नौकरशाह थे और इनके माता हिंगरी में एक यहूदी परिवार से बिलोंग करती थी और वो एक ओपेरा। आप यदि कभी विदेश जाने का अगर मौका मिलता है सम टाइम, आप ये देखोगे, अभी नेट पे सर्च कीजिए या यूट्यूब के माध्यम से इस चीज़ को सर्च कीजिए। हंगरी में ओपेरा एक बड़ा अच्छा म्यूजिक वो होता है, म्यूजिक जिसे ओपेरा के माध्यम से गाया जाता है। आप यदि इसे सर्च करोगे तो ओपेरा कॉन्टेस्ट होता है जिसमें लंबे स्वरों में सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है, बड़ा लंबे स्वर में से गाया जाता है, वो ओपेरा कहा जाता है। ये चर्चों पे और बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे या डांस जहाँ पर डांस किया जाता है, बड़े बड़े मंचों पे, वहाँ पर ओपेरा गाया जाता है। ओपेरा एक बहुत अच्छा संगीत है जिसे या तो पहले आप सुनोगे, भारतीयों को ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, मगर जितने भी विदेशी हैं जो सुन चुके हैं, ओपेरा काफ़ी अच्छा म्यूजिक है। वो ओपेरा की गायिका थी। अमृता अपने माता पिता की 2 संतानों में सबसे बड़ी थी। जब अमृता की 2 बहनें थी और उनमें से सबसे बड़ी थी। उनकी छोटी बहन का नाम इंदिरा शेरगिल, बाद में उन्हें सुंदरम रखा गया उनका नाम। उनका ज़्यादा बचपन बूडापेस्ट में ही बीता, क्योंकि ये हंगरी में पैदा हुई, बूडापेस्ट में पैदा हुई थी, तो इनका अधिक से अधिक अपनी माँ के साथ रहती तो इनका अधिक से अधिक समय हंगरी में ही बीता और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और यदि इनकी जीवन के अधिक से अधिक समय की बात करें तो 18 से 19 साल की उम्र तक ये पूरा वहीं इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कला के क्षेत्र में अलग अलग विधाओं में इन्होंने काम करना प्रारंभ करा। वह जब इनका जीवन बुडापेस्ट में ही बीता तो वह एक मशहूर इंदोलोजी एविन बखेती की भांजी थी। एक मशहूर जो वहाँ के एक मशहूर जो एक कलाकार रहे हैं इंदोलोवेजी एल्विन की ये भतीजी लगती थी। बख्ते ने अमृता के कार्य की समीक्षा की। जब जो जो इनके जो चाचा थे तो उन्होंने देखा कि इसका कार्यों का जब अवलोकन करा तो इनकी कार्य की जो समीक्षा करा, उन्होंने देखा कि ये काफ़ी आगे बढ़ सकती है और इसे बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने इसकी इनकी मदद की और इनको आगे बढ़ाने की हर जद्दोजहद की। इनके माता पिता से भी इस बारे में समीक्षा की थी कि इनके अंदर के एक अच्छे कलाकार का हुनर है, ये एक अपने जीवन में एक अच्छे कलाकार बनेगी और संपूर्ण संसार इसे एक दिन जानेगा। अंततः वही हुआ, आज इसे संपूर्ण संसार जानता है। जब इनके चाचा ने अमृता को अपनी अमृता को अपने चित्रकारियों के लिए नौकर चाकरों को मॉडलों के रूप में लेने प्रोत्साहित किया। मतलब जब इनके चाचा ने इनका हुनर देखा तो ये अधिकतर, क्योंकि ये नौकरशाही परिवार में थी, अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती थी, तो इनके चाचा ने इनसे जो इनके भतीजे जो इनके थे, जिनको प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने इनके हर क्षेत्र में सपोर्ट किया था, तो उन्होंने इनसे कहा था कि भैया तो अपने घर पे ही रह के अपना चित्रांकन कार्य करो। तो इन अमृता शेरगिल ने क्या किया, जो इनके घर में जितने भी नौकर चाकर थे या मॉडल के तौर पे उन्हें बैठाना शुरू करा, उनका चित्रांकन करना शुरू किया और वहाँ से उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली और उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि भैया आप ये चीज़ कर सकते हो। और सन 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला समर हिल आ गया।
जब विदेश से उन 1921 में इनका पूरा परिवार शिमला समर हिल में रहने के लिए आ गए। अमृता ने ज़्यादा ही पियानो और वायलिन सीखना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब ये यहाँ पहुँची तो इन्होंने वायलिन और पियानो बजाना आरंभ कर दिया और मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी बहन इंदिरा के एहसान मिलकर इन्होंने शिमला गेटी थिएटर में संगीत का एक कॉन्सर्ट किया। जब कोई अपना हुनर को यदि दिखाना चाहता है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, तो शिमला की गैथिट थिएटर में इन्होंने अपना संगीत का हुनर वहाँ पर प्रदर्शित किया था। यदि हम इनके करियर की बात करें तो सन 1934 में उनके मन में भारत लौटने की तीव्रता लालसा उत्पन्न हुई। जब ये कुछ टाइम के लिए तो समर हिल में रहने के लिए आए, फिर उसके पश्चात ये हंगरी चली गई थी। तो जब 1934 में जब ये हंगरी में ही रही थी, तो जब ये भारत आई थी तो भारत में देखा इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी थी, तो इनको कहीं ना कहीं इनके मन में भारत की प्रति एक सहानुभूति और भारत में रहने की इच्छा पैदा हुई। ये 1934 में इनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भारत लौट जाना चाहिए, वहाँ रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब ये वापस आकर उन्होंने अपने आप को भारत की परंपराओं और कलाओं की खोज में लगा दिया। ये जब भारत आई तो इन्होंने देखा कि मुझे किस क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहिए, तो इन्होंने अपना जीवन कला की परंपराओं के अधीन कर दिया और कला की नई नई विधियों को खोजने की तलाश इन्होंने शुरू कर दी और अपनी मृत्यु तक यह कला के क्षेत्र में ही कार्य करती रही। जब ये कार्य करती थी, चित्रों का चित्रांकन किया करती थी, तो ये एक अलौकिक दुनिया की खोज में निकल जाती थी। और जब ये चित्रकारी किया करती थी 1934 से 1935 के आसपास, तो इनकी मुलाकात एक ब्रिटिश पत्रकार और लेखक मैकल से इन्हें प्रेम हो गया। मैगरी जो थे उनसे इनको प्यार हो गया। वे कुछ समय तक शिमला के अपने पुश्तैनी घर में ही रही। जो इनका पुश्तैनी घर जो था शिमला में समर हिल के अंतर्गत, वो कुछ समय तक अपने पुश्तैनी घर पे ही रही और सन 1936 के आसपास भारतीय कलाओं की खोज में की यात्रा पर निकल पड़ी। ये भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इन्होंने चित्रांकन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अलग अलग स्थानों पर जाती थी, अलग अलग चित्रों को अलग अलग माध्यम से देखती थी। यहाँ से इनकी कला का क्षेत्र का आगमन शुरू हो गया और ये अपना कला के क्षेत्र को आगे निरंतर बढ़ाने के लिए निकल पड़ी। और इनकी कुछ पेंटिंगें हैं जो मैं आपके सम्मुख से रखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, इनकी काफ़ी अच्छी पेंटिंगें बनी हैं जो सजीव चित्रांकन सा महसूस होती हैं। देखिए, ये सरोवर तट पर एक महिला का चित्रांकन किया गया है जो पानी भरती हुई दिखाई दी है। देखिए, इस प्रकार का इनका चित्रांकन किया था। ये ऑयल पेंटिंग के माध्यम से इन्होंने किया गया था। इसलिए अमृता शेरगिल को उन चित्रकारों में रखा गया है जिन्हों की पेंटिंग से आत्म सुख की प्राप्ति, प्रेम की भावना उत्पन्न होती थी, एक अंदरूनी सुख प्राप्त होता था। एक चित्रों को देख के चित्रकार की उस कल्पनाओं में खो जाता था जहाँ पर चित्रकार अपनी पूरी सीमाओं से परे चित्रांकन का कार्य करता था। ये वाली जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर पेंटिंगों में से एक पेंटिंग है। 3 महिलाएं। ये अनुमम काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। जब ये भारत की चित्रकला की खोज में जब निकली है 1936 में, तो
इस कार्य में उनकी मदद कार्ल खंडेलवाला ने की। एक शख्स रहे जो जिन्होंने अमृता शेरगिल की जो मदद करी। कार्ल खंडालावाला ने इनकी मदद की थी। वह मुग़ल और पहाड़ी चित्रकारी से बहुत प्रभावित हुई। जब इन्होंने देखा था कि भैया हमारे देश में मुग़ल साम्राज्य ने अपनी एक छवि और जो शासन किया था, जो लंबे समय तक इन्होंने जो शासन किया और उनके द्वारा जो बनाए गए चित्रांकन थे, जो पहाड़ी चित्रकला की हम बात करें या पटुआ चित्रकला की बात करें या राजस्थानी चित्रकला की बात करें या गुलेरी शैली की बात करें या कंपनी शैली की बात करें, कहीं ना कहीं उन चित्रों का इनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा और ये मुग़ल चित्रकारी से भी काफ़ी प्रभावित रही और पहाड़ी चित्रकला के क्षेत्र में जितना भी कार्य किया गया है उससे भी ये काफ़ी प्रभावित रही और उन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त हुई। और सम टाइम कहते हैं कि इन्होंने अजंता के चित्रों में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखी और अजंता के चित्रों का भी इन्होंने चित्रांकन करना उचित समझा। और जब 1934 से 1935 के बीच जब अजंता की चित्रों का जो चित्रांकन के लिए खोजा गया था उसमें नंदलाल बोस और अतीश कुमार हल्दर के साथ इन्होंने अजंता के चित्रों की यात्रा भी की थी। वहाँ पर इन्हें एज एक खोजकर्ता के तौर पे भी रखा गया। उनके साथ वहाँ भी ये गई अजंता के चित्रों में भी इन्होंने कहीं ना कहीं जीवंत चित्रांकन किया और उनके जीवन में उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। 1937 में यदि हम 1937 की बात करें तो ये 1937 में दक्षिण भारत की यात्रा में चली गई। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से दक्षिण की ओर ये संपूर्ण भारतवर्ष में घूमी और अपने अपनी जिन उस दौरान जिस यात्रा जिस पथ पे ये रुकी वहाँ का इन्होंने चित्रांकन किया, चाहे प्राकृतिक चित्रांकन करे, ग्रामीण चित्रांकन किया जाए, तो अलग अलग विधाओं में इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से चित्रों को व्यक्त किया। और अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में 22 टॉयलेट ब्रह्मचारी, साउथ इंडियन वेजल्स, गोइंग टू मार्केट की प्रस्तुति की इत्यादि का जो चित्रांकन इन्होंने किया का एक प्रकार का चित्रांकन जो इन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान किया वो साउथ इंडियन वेजल्स, गोगी टू मार्केट के इत्यादि का चित्रण इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इन रचनाओं में उनकी भारतीय विषयों की सहानुभूति और संवेदनाओं काफ़ी साफ साफ दिखाई देती थी। उनकी झलकियाँ दिखाई जाती थी, किस प्रकार का चित्रांकन किया जाता था। उनमें दिखाया जाता था कि उनके हुनर और उनकी काबिलियत का जो प्रदर्शन था वो भारतीय विषयों पर आधारित रहता था। और यदि किसी भी क्षेत्र का ये चित्रांकन करती थी तो उसका स्पर्श और सजीव चित्रांकन किया करती थी। उससे पता चल जाता था कि ये विषय इस पर आधारित है। यदि हम ग्रामीण का चित्रांकन करें या प्रकृति चित्रांकन करें या मानव चित्रांकन करें या वस्तु चित्रांकन करें या पट चित्रण की बात करें, किसी भी चित्रांकन की बात करें तो उसमें यह स्पर्श दिखाई देता था और स्पर्श से व्याख्या इनके द्वारा की जाती थी चित्रों में। इनका एक कोशिश जब इनके द्वारा जो चित्रों को जो संवेदनता और साफ और स्वच्छ तरीके से प्रस्तुत किया जाता वो समय की मांग भी थी। अपना चित्रों का प्रदर्शन करना और उनको जनमानस तक पहुंचाना ये उनकी कला को पूर्ण तरीके से परिवर्तित कर देती थी। ये हुनर उन पे अच्छा था। अब 1938 में डॉक्टर विक्टर एगमन से इनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात अमृता गोरखपुर के सराया स्थित अपने पैतृक स्थान चली गई। जब 1938 में डॉक्टर विक्टर एगन
के साथ इनका जब विवाह हुआ तो उसके पश्चात ये रहने के लिए कुछ समय के लिए ये अपने पैतृक स्थान जो उत्तर प्रदेश के ज़िला है गोरखपुर, तो ये वहाँ रहने के लिए चली गई और वहीं उन्होंने रहकर चित्रकारी करने लगी। और जब वहाँ ये रही अपने पैतृक वहाँ, तो ये वहाँ रहकर चित्रकारी के क्षेत्र में अपना चित्रांकन प्रस्तुत करने लगी। चित्रों की विधाओं को करना प्रारंभ वहाँ से करा। उन्होंने इस दौरान अपने कार्य को भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करा और भारतीय कला में भी उतना ही प्रभाव पड़ा जितना कि इनके जीवन पर रहा। जब ये चित्रकारी करने लगी तो उनका प्रभाव भारतीय चित्रकला पर उतना ही पड़ा जितना कि अरविंदनाथ टैगोर और जामिनी राय के कार्यों का। कहने का तात्पर्य जो भारत के जो टॉप मोस्ट चित्रकार रहे, अरविंदनाथ टैगोर की बात करें या जामिनी राय के कार्यों की बात करें, या फिर रविंद्रनाथ या अरविंदनाथ की कलाओं ने अमृता सेलगुरु को प्रभावित किया। जब इन महान चित्रकारों को जिस प्रकार से फ्रेम प्राप्त हुआ, कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार की इनकी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिस प्रकार से और लोग यही अमृता शेरगिल को उतना नहीं जानते थे जितना कि यामिनी राय को जानते थे या रविंद्रनाथ टैगोर को जानते थे, तो उनकी विधाओं को संपूर्ण भारत जानता था और बड़े बड़े विद्वान लोग जानते थे। तो उन्हीं के पथ पर अमृता शेरगिल भी निरंतर बढ़ती चली गई। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें या रविंद्रनाथ की बात करें तो इन दोनों की कलाओं ने अमृता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया और उनको एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत हुए, जिसका उदाहरण अमृता शेरगिल द्वारा बनाए गए महिलाओं का चित्रांकन किया। जब यदि बात करें समटाइम अरविंदनाथ की चित्रों की बात करें या अमृता ने जिस प्रकार से यामिनी राय को, अरविंदनाथ को या रविंद्रनाथ को अपने गुरु के तौर पे माना और उनके चित्रांकनों का एक उदाहरण प्रस्तुत करा, और उन्होंने महिला चित्रांकन पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित किया और अधिक से अधिक महिला चित्रांकन किया इन्होंने, जो कि मैं आप लोगों को अभी चित्रों के माध्यम से अभी दिखाऊंगा कि इन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से महिला चित्रांकन किया। महिलाओं पर इन्होंने प्रमुखता विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इन्होंने जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये दक्षिण भारत की यात्रा पर की तो इन्होंने महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय देखी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने इन्हें प्रभावित किया, तो उस क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य को पद्धति तौर पे करना शुरू करा। सराय के प्रवास के दौरान इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण कुछ पेंटिंगों पर कार्य करा। ग्रामीण परिवेश पे इन्होंने कार्य का भी चित्रांकन किया। विलेज सीन, अब इनके मैं कुछ आपको पेंटिंग दिखाऊंगा जिसमें विलेज सीन है, इन द लेडी है, सिटी ऑफ पेंटिंग है, रेड रेड एनिमल के तौर पे इन्होंने एलिफेंट को भी रखा है, कि भांति भांति इत्यादि विषयों पे इन्होंने चित्रांकन को भली भांति सजीवित किया और चित्रांकन किया। इन द लेडी इन कोलोसर और सिएटर जैसी पेंटिंग इनके मिनिएचर की प्रसिद्धता को दर्शाती हैं। कहने का तात्पर्य है जो इन्होंने ये 3 पेंटिंग बनाए, द लेडी, सिएटा जैसी पेंटिंग इनके मेन चेस्टर मतलब इनके प्रमुख चित्रांकनों में से मानी जाती हैं। जो इनके द्वारा ये जो 3 पेंटिंग, जो ये 3 विषयों पर उन्होंने चित्रांकन किया, वो कहीं ना कहीं इनकी चित्रों को सजीवता से चित्रांकन दर्शाती हैं। जबकि विलेज सीन पर पहाड़ी स्कूल का भी साफ साफ प्रभाव दिखा है। मैंने कहा ना कि इनको मुगल शैली और पहाड़ी शैली पर भी इन्होंने चित्रांकन करा, और कहीं ना कहीं पहाड़ी स्कूल की जो कलाएं थी तो वो प्रभाव भी इनके चित्रों पर झलकता है। और चित्रांकन की जो विधि है वो कहीं ना कहीं, चाहे हम बात करें मुगल शैली की बात करें या पहाड़ी शैली की बात करें या कुल्लू शैली की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इनकी शैलियों में दिखता है। हालांकि कॉल खंडेलवाला और चार्ल्स फिजी जैसे कला समीक्षकों ने उन्हें 20वीं सदी के महान चित्रकारों की श्रेणी में इन्हें
रख दिया। जो जिन्होंने इनकी मदद की थी, जिन्होंने इनकी प्रेरणा स्रोत बने, तो चार्ल्स फिजीवी जैसे महान कला समीक्षकों द्वारा इनकी कलाओं पर जब 20वीं शताब्दी पे इनकी कलाओं का जब समीक्षा की गई थी, तो इन्हें 20वीं शताब्दी के महान चित्रकारों की श्रेणी में रखा गया और महान चित्रकारों की उस पेंटिंग को खरीदने के लिए बहुत कम ही थे। मगर कहने का तात्पर्य, जब 20वीं सदी का महानतम चित्रकार माना, जब इन्हें महान चित्रकारों की श्रेणी में रखी, तो इनकी पेंटिंग को जो खरीदता था, तो वो उनके खरीदार बहुत कम थे। और उन्होंने अपनी पेंटिंग हैदराबाद के नवाब सलार जंग और मैसूर के महाराजा को भी दिखाई। और महाराजा मैसूर के जो महाराज रहे, मैं उन्होंने उनकी पेंटिंग के मुकाबले रवि वर्मा की पेंटिंगों को ज़्यादा पसंद किया। कहने का तात्पर्य है, जो मैसूर के जो राजा रहे हैं, वो रविंद्रनाथ की पेंटिंगों से ज़्यादा प्रभावित हुए, ना कि अमृता शेरगिल की पेंटिंगों से। क्योंकि ये महान चित्रकारों की जब श्रेणी में इन्हें रखा गया, तो इनकी जो पेंटिंगें बनी थी, इनकी पेंटिंगें ज़्यादा बिक बिकने के लिए ज़्यादा खरीदार थे नहीं, क्योंकि इनकी पेंटिंग की कीमत बहुत ज़्यादा थी और साधारण व्यक्ति इनकी पेंटिंगों को खरीद नहीं सकता था, क्योंकि एक महान चित्रकार के तौर पे ये उभर के भारत में सम्मुख से आई। और जो चार्ल्स फिजी और खंडेलवाल जो ने इन्होंने जब इन्होंने समीक्षा की थी, तो इनको महान चित्रकारों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया। और हैदराबाद की ये जो नवाब थे, उनको भी, जो हैदराबाद के जो नवाब थे सराल जंग और मैसूर के महाराजा को भी इन्होंने अपनी पेंटिंग दिखाई। और जब महाराजा को, जो मैसूर के महाराजा थे, तो उनको इनकी पेंटिंग उतनी भाई नहीं जितनी कि इन्होंने राजा रवि वर्मा की पेंटिंग को पसंद। हालांकि अमृता शेरगिल ब्रिटिश राज्य से राज्य से थे, पर वे कांग्रेस के समर्थक भी थी। कहने का तात्पर्य ब्रिटिश राज्य से था और वे कांग्रेस के समर्थक भी थी। वे गरीबों की व्यथा, वंचित समाज की हमदर्दी रखती थी। मैंने बोला था कि वो काफ़ी जुझारू महिला थी, क्योंकि उन्होंने जब इन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की थी ग्रामीण स्थिति को दर्शाया उन्होंने अपनी पेंटिंग में। तो उन्होंने महिलाओं का स्थिति से भली भांति परिचित थी, तो वो कहीं ना कहीं उनके हृदय में महिलाओं के प्रति एक सम्मान, और जो गरीबी से जूझते हुए गरीबों को देखा, मजदूरों को देखा, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति, उनके दिल में गरीबों के लिए संवेदन की भावनाएं उनके दिल में हमेशा रही। और ये चीज़ उनकी पेंटिंगों में भी झलकती थी। वह गांधी जी के दर्शन व जीवन शैली से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। जब भारत में आई, तो इन्होंने काफ़ी राजनेताओं से भी मुलाकात की, नवाबों से भी मिली, और जब ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे थे उनसे भी ये प्रभावित थी। तो भारत में ये गांधी जी के विचारों से, उनके जो कार्य क्षेत्र में जो उनके द्वारा कार्य किए जाते थे, तो उनसे भी कहीं ना कहीं अपने प्रभावित रही, और उन्हें भी अपना आदर्शों के तौर पे उन्हें भी मानती थी। सम टाइम कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी सुंदरता और योग्यता के आधार पर उनके कायल थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके मुरीद थे वो। 1940 के दौरान जब गोरखपुर दौरे पे अमृता से मिलने भी पहुँचे, जब कहते हैं कि सम टाइम जब 1940 में जब आज़ादी की जंग छिड़ी थी, जब आज़ादी के तौर पे जब भारत का प्रतिनिधित्व जब पूरे भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू जब गोरखपुर की यात्रा में गए थे, जब किसी सभा को संबोधित करने गए थे, तो वहीं पर ही अमृता शेरगिल से भी पर्सनली तौर से मिले। और वहाँ उसके, जहाँ पर वो पुश्तैनी घर पे रहते थे, तो वहाँ उनसे मिलने भी पहुँचे थे वो। तो कहीं ना कहीं अमृता शेरगिल से के चित्रों से या उनकी योग्यता से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उनसे प्रभावित भी थे। और 1941 में अमृता लाहौर चली गई, जो उस समय एक बड़ा सांस्कृतिक और कला केंद्र था। कहने का तात्पर्य है कि भैया,
एक कलाकार वहीं जाता है जहाँ पर उसकी कला का ज़्यादा सम्मान और उसको किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े और अपने चित्रों का प्रदर्शन करें। ये एक उनके लिए एक प्लस पॉइंट था कि वो लाहौर चले गई, जहाँ उस समय कला का एक बहुत अच्छा केंद्र माना जाता था। सांस्कृतिक तौर पे भी देखा जाए तो वो सभी का एक केंद्र बिंदु बना रहा था। तो क्यों वहाँ जाके उन्होंने अपनी पेंटिंग को भी सजीवित किया और वहाँ कुछ पेंटिंगें बनाई। वही लाहौर में 23 गंगाराम मैसनदा मॉल में रही, जो वहाँ पर एक लाहौर में एक मॉल था जिसका नाम गंगाराम मैसनदा मॉल में थी। तो वहाँ उस अपार्टमेंट में यह रही। तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने वहीं अपना जीवन व्यतीत किया। यदि हम इनकी व्यक्तिगत जीवन की बारे में बात करें तो इनके व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार से रहा, आइए थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1938 में उन्होंने अपने चचेरे भाई विक्टर एगन के साथ ब्याह, जो इनका चचेरा भाई था, जो फारसी और संस्कृति के तौर पे भी अच्छा खासा एक विद्वान के तौर पे उभरा है इनके पिता की तरह। तो जो विक्टर एगन था उनका चचेरा भाई था, तो उन्होंने उससे शादी कर ली। ऐसा माना जाता है कि अमृता शेरगिल कई पुरुषों और स्त्रियों से प्रेम संबंध भी थे। अब ये कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु जितना किताबों के माध्यम से सम्मुख से आया उसके अनुसार अमृता शेरगिल के कई पुरुषों से अवैध संबंध भी थे और वो पुरुषों के प्रति एक तरफ की प्रेम प्रसंग के तौर पे भी रही और स्त्री प्रेम से भी संबंधित थी। वो स्त्रियों से भी उतना ही प्रेम करती थी। इससे बहुत सी स्त्रियों ने उन्हें पेंटिंग भी बनाई। इस कारण से उन्होंने बहुत सी स्त्रियों की पेंटिंग भी बनाई। ऐसा माना जाता है कि उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग टू वीमेन, इनकी पेंटिंग है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही, टू वीमेन में उनकी और उनकी प्रेमिका मारिया लॉयसन की पेंटिंग है। अब मैं उसे दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो पेंटिंग कौन है। मारिया लॉयस जो उनकी जो प्रेमिका रही, वो टू पेंटिंग शायद इसमें है। वो अब टू वीमेंस ऑफ मैरी करके डालिए नेट पे, वो आपको दिख जाएगी। ठीक है। यदि हम जब उस पेंटिंग की बात करें जिस पेंटिंग को ये अपनी प्रेमिका मारी लॉरिस की पेंटिंग मानती थी, वो उसमें उन्होंने दर्शाया है किस प्रकार से वो उससे इतना प्रेम करती हैं, वो चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब 1941 में अमृता शेरगिल बहुत बीमार हो गई। इनको किसी प्रकार की बीमारी हो गई थी और कोमा में चली गई थी और 6 दिसंबर 1941 को लाहौर में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये अचानक कई लंबे समय से बीमार थी। इनकी बीमारी, इनमें पीलिया की शिकायत भी रही और ये किस बीमारी से ग्रसित थी वो का पता नहीं चल पाया। वो रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई थी लाहौर में ही। उनकी मृत्यु का आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से रही। यह अपने आप में एक रहस्य बना पड़ा है। आज भी उस चीज़ को उजागर नहीं किया गया। उजागर तब होता जब उन चीज़ों को सही तरीके से पता चले। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि असफल गर्भपात से उनकी मृत्यु हो गई। जब कहते हैं कि जब 28 वर्ष के दौरान
जब ये इनका जब गर्भधारण का समय था, जब गर्भपात हुआ था इनका, जब ये बच्चे को जन्म दे रही थी उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। कोई कहता है कि नेपीलिया या एपीलिया के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अपवाद कहीं सारे हैं, तो वो अपवाद कितने सत्य हैं ये कहना हमारी बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि हमें उसका स्पष्ट कारण पता नहीं है। अब ऐसा माना जाता है, वैसा माना जाता है, हम इस तथ्य पे नहीं जा सकते हैं। यदि मैं कहूँ उनका हृदय घात से उनकी मृत्यु हुई थी, ये भी तो एक अनुमान है ना। जब इनकी मृत्यु रहस्य बनी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। किसी बड़े चित्रकार का इस तरफ से रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाना कई सवाल चिन्ह उठाते हैं, कई प्रश्न अपने पीछे छोड़ जाते हैं। तो अधिकांश लोग मानते हैं कि उनका असफल गर्भपात के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये तो इनके मृत्यु की बारे में जो कुछ धारणाएं थी वो चीज़ रही। और कुछ पेंटिंगें उनकी हैं, ये वाटर लेडी के तौर पे ये पेंटिंग है कि ग्रामीण दृश्य में किस प्रकार से एक महिला अपना गगरी के माध्यम से पानी को ले जा रही है। और इनकी ये पेंटिंग है थ्री लेडी। ये पेंटिंग इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं। और ये है टू एलिफेंट, ब्लैक और वाइट कैनवास के रंगों के माध्यम से बनाया गया है। ये भी काफ़ी सुंदर है, द एलिफेंट करके। अब ये हैं जो आगे हमने जो चर्चाएं की थी, जो विलेज ऑफ वुमेन्स करके जो पेंटिंग उनके द्वारा बनाई गई थी, वो पेंटिंग अमृता शेरगिल की ये रही। उसमें दर्शाया गया है कि ग्रामीण जीवन में किस प्रकार से महिलाओं का चित्रांकन उन्होंने सर्वाधिक किया गया, किस प्रकार के उनके जीवन में महिला चित्रांकन का अधिक प्रभाव रहा, उस पेंटिंगों के माध्यम से दर्शाया गया है। अब ये देखिए उनकी कुछ पेंटिंग है। हिल वुमन की पहाड़ों में रहने वाली स्त्रियाँ किस प्रकार से हैं, उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। बास्टन टॉयलेट की जो ये पेंटिंग है, इसमें महिलाओं का श्रृंगार करते हुए दर्शाया गया है कि महिलाओं का चित्रांकन किस तरीके से किया गया है। ये श्रीनगर करके एक पेंटिंग बनाई है। ये सेल्फ पोर्ट्रेट इनके द्वारा बनाया गया है। कुछ पेंटिंगों में आप लोगों को उनकी दिखा रहा हूँ। यह हिल वुमेन की पहाड़ों पर किस प्रकार से, एक आपने देखा था हिल वुमेन्स जिसमें महिलाओं का चित्रांकन किया गया था। अब ये हिल मेंस करके बनाया है जिसमें पुरुषों को दर्शाया गया है पहाड़ी से ऊपर की तरफ जाते हुए। इसमें उन मजदूरों की व्यथा दर्शाई गई है जो अपने जीवन की जद्दोजहद के लिए संघर्ष तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संघर्ष रहित हैं। ये हिल मैन करके बनाया गया। अब मैंने आपको आगे बताया था टू एलिफेंट, ये रही वो पेंटिंग जिसका मैंने आपको आगे भी दिखाया था, ट्रू एलिफेंट। इसमें एक हाथी दिखाया गया और उसका बच्चे का चित्रांकन किया गया है, जिसमें हाथी और बच्चे के प्रति जो प्रेम की भावनाओं को दर्शाया गया है। किस प्रकार से एक जानवर भी प्रेम के प्रति कितना सजग रहता है, अपने बच्चे के प्रति कितना सजग रहता है, उसका चित्रांकन इसके माध्यम से अमृता शेरगिल द्वारा किया गया है। अब एक जहाँ इनका जन्म हुआ था हिंगेरियन मार्केट का एक सीन दर्शाया गया है। इन्होंने अपना बखूबी तरीके से उसका चित्रांकन किया गया है। किस प्रकार से वो वहाँ पर मार्केट रहती थी, किस प्रकार से वहाँ पर व्यापारी अपना व्यापार करते थे और व्यापार के लिए सामान खरीदारी के लिए बहुत से लोग आते थे। इस प्रकार का चित्रांकन उन्होंने दर्शाया गया कि हमें ये पता चलता है कि इस प्रकार का एक मार्केट लगता होगा वहाँ पर। इस प्रकार से जितने भी व्यापारी हैं और जितने भी ग्राहक हैं वो आके अपना साजो सामान लेते हैं। इन विधाओं के द्वारा हमें ज्ञात होता है। और जब ये दक्षिण भारत की खोज में गई, जब इन्होंने देखा कि जगह जगह पे जानवरों के प्रति
किस प्रकार से इंसान और जानवर के प्रेम को दर्शाया गया है। इन्होंने राजस्थान के जो ऊँट होते हैं, 3 ऊँट 1 2 मैंस करके जो ये पेंटिंग बनी है, तो कैमल नाम से ये पेंटिंग बनी है, ऑयल पेंटिंग के माध्यम से बनी है। इसमें जंगल में 3 ऊँटों को दर्शाया गया है, जिसके द्वारा वो थके हुए दर्शाए गए हैं, और जो माली है वो ऊँटों को सहलाता हुआ इसमें दर्शाया गया है। ये काफ़ी भावुक पेंटिंग है। यदि कलाकार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पेंटिंग है। ये एशियंट स्टोरी टेलर है कि हमें हमारे जो पुराने पूर्वज किस प्रकार से एशियन पीरियड में रहा करते थे, पाश्चात्य काल में किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, और एकजुट रह के अपने जीवन को किस प्रकार इसमें दर्शाया गया है कि एक तरफ महिला अपनी ओखली कूटते हुए अपने अनाज का जुगाड़ कर रही है, और दूसरी तरफ एक पिता को दर्शाया गया है जिसमें वो अपने 3 बच्चों को कुछ बातें बता रहा है। वो ये चित्रांकन उनके द्वारा सजीव तौर पे किया गया है, तो इससे पता चलता है कि किस प्रकार का वातावरण रहा होगा। एशियन स्टोरी के अंतर्गत पाश्चात्य शैली के बारे में, पाश्चात्य इतिहास के बारे में हमें इसके माध्यम से पता चलता है। और ये चीज़ें दिखाई कि विलेज सीन के अंतर्गत महिलाओं को आपसी गुफ्तगू करते हुए इस पेंटिंग के माध्यम से भी दर्शाया गया है, किस प्रकार से विलेज में महिलाएं एकजुट होकर अपने कार्य को नियंत्रण करती हैं। ये काफ़ी पेंटिंगें उनके द्वारा बनाई गई हैं। ये कुछ मैंने जो नोट्स बनाए हैं अमृता शेरगिल के बारे में, ये चीज़ें आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, आप इसकी पॉज करके इसे देख लीजिए। अमृता की शिक्षा कहाँ हुई थी, ये किस माध्यम में, उनकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, ये चीज़ें सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई। अब हम अमृता शेरगिल के जीवन कार्य के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है, मगर उनके चित्रों के बारे में कुछ हम तथ्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब अमृता शेरगिल के चित्रों के बारे में कहें तो अमृता शेरगिल को वान गोगा जो महान चित्रकार हैं, कलाकारों का काफ़ी प्रभाव उनकी जीवन शैली में रहा, और उनकी कला में सजागता और सरलता दिखाई देती है। अमृता को को उनकी पेंटिंगें भा गई थी। वो किस प्रकार का चित्रांकन करते थे, कहीं न कहीं उनके जीवन में इस चीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। और 1936 में जब वो दिसंबर माह में उन्होंने अजंता की यात्रा करी, जो मैंने कहा था अजीत कुमार हल्दर और नंदलाल बोस रवि वर्मा द्वारा भी अजंता का चित्रांकन किया गया था, वहाँ की यात्रा की गई थी। उस दौरान उन्होंने उन पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, समाज को देखने का और समाज का नज़रिया बदला। और अजंता के छायाचित्रों को भी उन्होंने बनाए कि वहाँ पर जो बुद्ध की जीवन में, और यदि वहाँ पर हाथियों की बातें मैं करें तो एक आध्यात्मिक तौर पे जो उन्होंने वहाँ का चित्रांकन किया वो अपने आप में सजीवतापूर्ण रहा। यदि हम उनके चित्रों की प्रमुख जो चित्र बने उन्होंने, उनके जो प्रमुख चित्र उनके बारे में बात करें तो उनका जो चित्र रहे, वधू श्रृंगार कि एक बहू किस प्रकार से श्रृंगार करती है, दुल्हन किस प्रकार से श्रृंगार करती है, उसको दर्शाया गया है। केले बेचते हुए एक व्यापारी को दर्शाया गया है। हाट जाते हुए मतलब पनघट को जाते हुए महिला का चित्रांकन किया गया, जो मैंने आपको पूर्व में दर्शाया गया था। और जब उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ जब उन्होंने यात्रा करी तो उन्होंने वहाँ पर अनेक चित्रों का चित्रांकन किया गया, और ग्रामीण दृश्यों को भी दर्शाया गया। और जब वो 1937 में इलाहाबाद अपनी चित्र प्रदर्शनी के बाद उन्हें फिर से जब उन्होंने इलाहाबाद में 1937 में जब उन्होंने इलाहाबाद में अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी, तब लगाने के पश्चात वो फिर से हंगरी चली गई थी। कुछ समय वो हंगरी में रही और अपने कुछ पेंटिंगों को वहाँ जाके उन्होंने सजीवित किया। और ये पेंटिंग है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। उन्होंने गणेश पूजा करती हुई ब्राह्मण को दिखाया गया है, हल्दी पीसती हुई औरत को दिखाया है, भारतीय लड़की पे भी इन्होंने आधारित बनाई गई, चारपाई पे विश्राम करती हुई स्त्री को दर्शाया गया है। सिख गायक और जो सिख जो सरदार लोग जो गाना गाते हैं उसको भी दर्शाया गया, ब्रह्मचारी को भी दर्शाया गया इन्होंने, हाथी को स्नान करते हुए दर्शाया गया। नारी का चित्रांकन तो इन्होंने किया ही किया।
इत्यादि प्रसिद्ध चित्र इन्होंने अपने जीवन काल में बनाए। अमृता शेरगिल के संपूर्ण कृतियों को यदि हम देखें, उनको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पेरिस में बनाई हुई पेंटिंग उनके द्वारा, और उत्तर प्रदेश के में जब उन्होंने अपने जीवन के कुछ क्षण व्यतीत किए तो वहाँ पर उन्होंने जो चित्रकारी किए थे उसको भी भाग में दर्शाया गया। जब पहाड़ी गरीबी वाले का चित्रांकन, जिसमें मुगल और पहाड़ी चित्रकला की इनके जीवन में जो प्रभाव पड़ा, उन्होंने पहाड़ी चित्रों का जो समावेश, जो मिश्रण जो तैयार किया, जो ग्रामीण जीवन को उन्होंने दर्शाया, एक भाग हो रहा। और जब दक्षिण भारत के मशहूर चेहरों का जो चित्रांकन, जब दक्षिण भारत की तरफ ये यात्रा में गई तो उन्होंने काफ़ी चेहरों का चित्रांकन कराया, या महिला चित्रांकन कर या प्रकृति चित्रांकन किया है, तो इन्होंने फोकस ज़्यादा महिला चित्रांकन पर ही रखा। और टाइगर स्कूल की पुरातन कला के अनुकरण और मुंबई स्कूल में पश्चिमी अनुधाकरण की प्रवृत्ति को भी अमृता शेरगिल की चित्रों में नया मोड़ देखा जाता है। और जब लगभग इनकी मृत्यु जिस प्रकार से हुई तो वो ये रहस्य ही है। जब यदि हम अमृता की सबसे बड़ी विशेष रंगों की बात करें तो ये सजीतापूर्ण और साहसी चित्रों की उल्लेख इनकी कला के प्रति झलकती है, और उसमें उनका चित्रांकन बखूबी दिखाया जाता है। और कुछ पेंटिंगें हैं अमृता शेरगिल की, जो ये देखिए मैं आपको दर्शा रहा हूँ। तो ये इन्होंने छोटी सी उम्र में काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था, और एक महान चित्रकार की श्रेणी में ये उभर के सबके सम्मुख से आई। और अल्प आयु में 28 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। कहीं पर ये 29 वर्ष भी दर्शाया गया है, और इसे आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूँगा, जितने भी इसमें नए चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं, और जो इससे पहले जुड़े हुए हैं, कृपया करके नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आएगा उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।